नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो आप लोग का 25 तारीख को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, 25 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसका हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको 3 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे जाके जरूर ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इडली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। इडली का एकीकरण की प्रक्रिया का आपको क्या करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। अथवा देखिए इस तरह ही क्वेश्चन को जैसा पलटा के दे दिया है तो आप सबका मतलब एक ही होता है ना। तो देखिए इडली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या क्या थी। तो देखिए इडली को एकीकरण करने में, यानी जितना वो पहले इडली राज्य था, अलग अलग राज्य था, उसको जो है एक जगह करके उसको देश बनाने में क्या क्या जो है काम किया गया, तो उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो पहले इटली को आपको बताया तो क्या हुआ था, आपका जो है हर एक बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। और जो है युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी आपका जो है सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमोने द्वितीय को थी, है ना। इसको जो है आप लोगों को एकीकरण करने का जो है इसको क्या दिया था, जिम्मेदारी दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे मंत्री प्रमुख काबुल जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। ये क्या किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद बताया यहाँ पे काबुल ने फ्रांस में सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि की, है ना। वो जो है मतलब एक विशेष जो है कब सब हुआ इसके बारे में। और फ्रांस की मदद से आपका जो है 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को पाने में कामयाब रहा था। और जो ऑस्ट्रिया जो बल था, जो ऑस्ट्रिया जो कब्जा करके रखा था इटली पे, उसको जो है छुड़ाने में ये सब आपका जो है उसमें विजय प्राप्त हुआ। ये सब। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जोसेफ गैरीबोल्ड के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। और यहाँ पे जो है बहुत सारा जो है आपका आम नागरिक भी जो है इसमें हिस्सा लिए थे। और बताया गया 1860 में दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे, है क्या नहीं। और बाद में उधर जो है स्थानीय किसान भी जो है इसमें क्या किया, बहुत ज़्यादा मदद किया। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार इटली एकीकरण की प्रक्रिया में शासन विक्टर एमोनियल काबूल और जोसेफ गैरीबोल्डी की विशेष भूमिका थी। और यहाँ पे देखिए दो आदमी का विशेष भूमिका था, किसका था, एमोनियल काबूल और आपका जोसेफ गैरीबोल्डी का जो है यहाँ पे विशेष आपका जो है महत्व था यहाँ पे। और देखिए 1861 में एमोनिया द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या किया गया, राजा घोषित कर दिया गया। तो इटली का राजा कैसे घोषित किया, 1861 में जो है एमोनिया द्वितीय को, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए महामंदी के कारण की व्याख्या करें। महामंदी के कारण जो है आपको बताना है ना। तो देखिए 1929 में आपको पता है महामंदी आया था, है ना। 1929 में समस्त संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ऐसे आर्थिक संकट पहले कभी देखने में नहीं आया था, है ना। इस तरह पहले आर्थिक संकट नहीं मिला था। यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में पैदा हुआ और देखते ही देखते यह 1931 तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि 1929 में कहाँ पे स्टार्ट हुआ, अमेरिका में। और आपका जो है सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ रूस को छोड़ के, है ना। रूस को छोड़ के 1931 में जो है सबको जो है अपने जब्त में ले लिया। महामंदी भारत को भी ले लिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब महामंदी समझ रहे हैं ना। महामंदी मतलब बहुत ज़्यादा भूखमरी हड़ताल, है ना। आदमी के पास पैसा नहीं है, सामान है मार्केट में लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है ना। तो इसमें सबको ज़्यादा दिक्कत होता था, जो सामान होता तो वो भी फेंका जाता था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्थिक संकट 1929 के लिए उत्तरदायी कारण और कारक। अब देखिए यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों को आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ
पे 1930 में अमेरिका में तैयार माल के इस इतने भंडारण हो गए, उनका कोई खरीदार ही ना रहा, है ना। तो इस सबके पास नया नया मशीन आया था, बहुत ज़्यादा चीज़ बना दिया जिससे कोई खरीदने वाला ही नहीं रहा और सामान बर्बाद हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में ना थे, है ना। तो वहाँ पे जो बताया कि आदमी सब जो कोई पास पैसा ही नहीं था जो अमेरिका से क्या कर पाए, माल ले पाए। यूरोप के देश बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूरों बेरोजगार हो गए, है ना। तो देखिए सामान ही नहीं बिक रहा है तो कौन उसका खरीदेगा, तो कारखाना भी बंद हो गया। जब कारखाने बंद हो गए तो किसान की पैदावार भी कोई खरीदार ना रहा। अब देखिए मेन चीज़ें ग्राहक ने लेने के लिए बंद कर दिया, तो किसान भी क्या करे, किसान को भी देखिए यहाँ पे गरीबी। देखिए क्या एक चीज़ रुकने से देखिए कितना आदमी का जो है आपको जो है मालमंदी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस तरह किसानों ने के लाभ में भी कमी आ गई है और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। और कृषि मजदूर के बाद जो भूमिहीन किसान होता था, जो दूसरे जगह जो काम करता था, अब तो वो सबका भी रोजगार खत्म हो गया। अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जहां जो है व्यापारी आपका जो है बताया गया कि 1 लाख व्यापारी का आपका जो है दिवालिया निकला गया, है ना। 1 लाख व्यापारी का क्या निकाला गया, दिवालिया निकाला गया है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका दिवाला निकाला गया, मतलब दिवाला मतलब उसे कंगाल घोषित कर दिया गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आने के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है ना। तो रिंडरपेस्ट के बारे में आपको बताना, पशु रोग जो था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाला आपका खतरनाक बीमारी है जो 1890 के दशक में अफ्रीका में प्लेग की तरह किसके तरह आपको बताया है, प्लेग की तरह फैला। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीका में यह बीमारी उन पशुओं के कारण फैली जो अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे भारतीय सिपाहियों के भोजन के लिए अनेक पूर्वी देश में मंगवाए गए, है ना। जो विदेश में जो लड़ाई जो किया था, जिसको जो है जिसको लेके आया, तो उसी में उसके जो है ये बीमारी फैल गया था। जैसे ही पशु पूर्वी अफ्रीका पहुँचे, उन्हें वहाँ पशुओं की भी रिंडरपेस्ट की बीमारी में लपेट लिया। और आपका बताया गया कि 1892 में शुरू होकर अनेक 5 वर्ष में पशुओं को यह घातक बीमारी दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीका में की सीमाओं पर तक फैल गई, है ना। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी था आप लोग का। अब देखिए यहाँ पे इस बीमारी के बड़ी दुर्गंभीर, है ना, दूरगामी प्रभाव पड़े। तो कौन कौन सा प्रभाव पड़ा, तो देखिए कॉर्नर में बताया, इस बीमारी के कारण अफ्रीका में 90% पशु की मौत के शिकार हुए, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या बताया गया है कि इस बीमारी से अफ्रीका के लोगों की आजीविका और आपका जो है अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा असर पड़ा, है ना। फिर देखिए गौ नंबर क्या बोला है, बिल्कुल बर्बाद और बेसहारा होने के कारण अफ्रीका के लोग को विदेशी साम्राज्यवादियों के पास मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि उनके पास अपने पशु होते तो वे कभी यह काम करने को तैयार न होते, है ना। तो ये सब बताया गया। और फिर बता रहा है अफ्रीका के लोग के इस निवास और उन्हें साधनों के बर्बाद हो जाने के कारण यूरोपीय उपनिवेशवादियों को अफ्रीका को जीतना और अपने अधीन करना काफ़ी आसान हो गया, है ना। इस तरह जो है उसके पास वो खुद जा रहा था उसके पास काम मांगने के लिए, तो इस तरह जो है आसान हो गया और जो है ज़्यादा गुलाम बनाना। अब देखिए यहाँ पे जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल संचारण कैसे किया जा सकता है ना, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जल यद्यपि प्रकृति
समाप्त होने वाला उपहार है ना। समाप्त जल कभी समाप्त नहीं होगा, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग और आपका दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। हम लोग का जल स्तर क्या हो रहा है, लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ हो रहा है। जल की कमी को इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। इस समस्या को क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। जल संरक्षण के उपाय है ना, हम लोग को जल संरक्षण कैसे करना चाहिए उसका उपाय हम लोग को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए, है ना। तो कौन नंबर आपको क्या बताया है कि जल को शोधित करके इस बार प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर उसका कौन नंबर क्या बताया, वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है उसे हम लोग नहरें खोद कर सिंचाई के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए जो वर्षा जो पड़ता है वो सब तो क्या होता है, वो सब पानी हम लोग के घर में पड़ा, पानी से जो बाहर निकल नाली में गया, नाली से बड़ी नाली में गया, फिर उसके नदी में जा करके फिर उसके बाद वो क्या हो गया समुद्र में, फिर उसके बाद इस तरह से वो मिल गया। तो वो जब वो पानी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग जो तालाब सब जो होता है कि हम लोग रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सब पानी जमा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि पानी के संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं और जो है अधिक बिजली पैदा करके हम कोयला और तेल जैसे अनपूरित है ना अनापूरित स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी समझदारी से करना चाहिए, है ना। तो इसका उपयोग हम लोग को बहुत जो है समझदारी से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीमित है तो आप जो है बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों। तो भारत में सौर ऊर्जा क्या होता है, जो आपका प्राकृतिक नेचुरल लाइट जो होता है जैसे सूर्य हो गया, है ना। तो यहाँ ये जो है इसका भविष्य उज्ज्वल है, क्यों आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखिएगा। तो आप इसको आंसर थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, इसका कारण निम्नलिखित है। कौन नंबर दे के लिखिएगा, भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा देर समय के लिए ठंडा होता है, लेकिन जो है अधिकतर इसको उष्णकटिबंधीय देश ही माना जाएगा। इसलिए यहाँ सौर उष्णकटिबंधीय मतलब थोड़ा सा गर्मी वाला देश है ना, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है ना। तो यहाँ पे आप जो है सौर ऊर्जा से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा बिजली का कोई यूज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है ना। यहाँ का सौर ऊर्जा यदि हम कोई यूज करने के लिए चाहेगा तो इसका जो है आपका बताया कि कर सकता है। अब यहाँ पे बताया कि भारत में आपका जो है फोटो वोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है। यहाँ आपका जो है फोटो वोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। देखिए ये बहुत बढ़िया तरीका है, और यदि ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है ना। सूर्य का प्रकाश जो प्रकृति के लिए क्या है, एक मुफ्त उपहार दिया गया है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा में क्या आपको सूर्य का प्रकाश में क्या कुछ पैसा भी लग रहा है, क्या कुछ नहीं लग रहा है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा स्रोत में एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, है ना। देखिए एक बार जो है कोयला का उपयोग कर लीजिए, फिर कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, है ना। एक बार गैस एलपीजी एक बार उपयोग कर लीजिए गैस का, फिर उसका उपयोग कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसी तरह आपको बताया सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है ना। इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है, इसे क्या किया जा सकता है, बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अपने अब देखिए सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना, है ना। खाना बनाने के लिए कुकर, सौर ऊर्जा कुकर आता है। फिर उसके बाद देखिए पंप द्वारा जल निकालने, और फिर उसके बाद आपका जो है पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा यानी दूध को खिलाने के लिए, और सड़कों पर रोशनी करने के लिए, ये सब का यूज आपका छोटा छोटा चीज़ जो है आपका सौर ऊर्जा से हो सकता है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें, है ना। तो विभिन्न उपायों का आपको चर्चा करना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है,
आपका देखिए उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नलिखित निम्नकरण को कम करने को के विभिन्न उपाय हैं। तो देखिए सबसे पहला है जल शक्ति का प्रयोग। जल शक्ति का प्रयोग यदि हम देखें तो हम कोयले, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा प्रदूषित करती है के स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा देखिए यहाँ पे ऐसे में वातावरण में कम धुआं जाएगा, जिससे ये काफ़ी क्या होगा, शुद्ध रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग को बताया कि कोयला, लकड़ी का जो है यूज थोड़ा सा कम करना चाहिए, है ना। हम यदि हवा का यदि जल शक्ति का प्रयोग करेंगे, यदि जल शक्ति का यदि हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसमें धुआं भी क्या होता है, नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे तापीय बिजली पैदा करने के लिए अच्छी प्रकार के कोयला का प्रयोग, है ना। अब देखिए बहुत से वैज्ञानिक ऐसा सुझाव है कि बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा सुझाव है कि यदि कोयला से तापीय बिजली पैदा करनी हो तो उसमें उत्तम श्रेणी का कोयला का प्रयोग करना चाहिए, जो कम धुआं छोड़े। ऐसे में वातावरण का प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग को जो उच्च कोटि का जो है कोयला हम लोग को चाहिए, और इस तरह का जो कोयला हम लोग के पास है कितना, उतना हम लोग के पास नहीं है। जितना जो है उच्च कोटि का यदि उसी में यूज कर देगा तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, ये हम लोग के पास फिर कोयला रहेगा नहीं। अब देखिए यहाँ क्या बताया, कारखानों को नगरों से दूर ले जाना। अब देखिए कारखानों को क्या करना है, नगरों से दूर ले जाना है, तो इससे भी हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि ऐसे सभी फैक्ट्री जो वातावरण में धुआं एवं जहरीली गैस छोड़ते हैं, उन्हें जो है उन्हें शहरों से दूर ले जाना चाहिए, ताकि वे नगरों में वातावरणों की ओर प्रदूषित ना करें, है ना। यदि वो नगर में हो जाएगा, यदि वो कोई शहर में हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्रदूषित कर जाएगा। तो इस देश में उच्च न्यायालय के इस दिशा में उच्च न्यायालय ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है ना, बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है, जब दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया गया कि वे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को कॉरपोरेशन की सीमाओं से बाहर ले जाए, है ना। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ पे अमल किया गया है। फिर उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि प्रदूषण जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल को उपचारित करना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो इसके लिए क्या बताया गया है, जब यदि जो है फैक्ट्री को जल को नदियों में फेंकना ही हो तो उसे पहले जो है उपचारित कर लिया जाए, तो प्रदूषण में क्या हो सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि जो है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है आपको एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपका होगा बेल्जियम में सत्ता विभाजन के मॉडल की मुख्य विशेषताएं आपका जो है निम्न है। डैश देके लिखिएगा। पहला लिखिएगा संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या की गई है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्री की संख्या समान होगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ विशेष तभी बनाया जा सकता है जब दोनों भाषीय समुदाय के प्रतिनिधियों में आपका जो है बहुमत उसके पक्ष में हो। कोई एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर सकता, है ना। बात भी सही है इसका। अब देखिए यहाँ पे दूसरे ख नंबर आपका क्या बोल रहा है कि शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से दिया गया है ना। सबका जो शक्ति बता दिया गया है। किसी भी मामले में राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अधीन नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ पे राज्य सरकार जो केंद्र सरकार को अधीन कभी नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे बताया गया ब्रुसेल्स। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ब्रुसेल्स और अलग सरकार है, जहाँ पर दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है ना। यहाँ पे उनके लिए एक अलग सरकार बना दिया गया है ब्रुसेल्स, और जिसमें जो है क्या किया जाता है कि दोनों समुदाय का बात रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, घ नंबर बेल्जियम में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अतिरिक्त एवं तीसरे स्तर की सरकार भी का काम करती है।
जिसे सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक सरकार और काम करती है जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं, है ना। अब देखिए इस सरकार का प्रतिनिधियों का चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों द्वारा होता है ना। तो अलग अलग भाषा बोलने वाला अलग अलग क्षेत्र में उसका चुनाव किया जाता है। यह सरकार संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों में निर्णय करती है ना। तो जो है वहाँ पे 3 सरकार आपका क्या होता है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका यहाँ पे जो है सामुदायिक सरकार। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है कि शासन के संघीय एवं एकात्मक रूपों में क्या क्या 3 प्रमुख अंतर हैं, इसके उदाहरण उसके माध्यम से स्पष्ट करें। तो उदाहरण के माध्यम से आपको बताना है संघीय सरकार क्या होता है और आपका एकात्मक सरकार क्या होता है ना। संघीयात्मक सरकार हम लोग देखते हैं पहले क्या है। तो यहाँ पे बताया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन होता है उसे को हम लोग संघात्मक सरकार कहते हैं, जैसे भारत में जो नियम है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं जारी कर सकता है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जो है क्या कर सकता है, जारी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। अभी हम फिर उसका देखिए यहाँ पे संविधान प्रायः कठोर होता है। केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तित नहीं कर सकता है ना। ये देखिए केंद्र सरकार जब चाहेगा तो संविधान में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो ये जो आपका उदाहरण था, ये जो 3 पॉइंट आपको बताया, ये वो आपका संघात्मक सरकार का था। अब एकात्मक सरकार समझिए क्या होता है। एकात्मक सरकार जो होता है संपूर्ण सत्ता के केंद्रीय सरकार के पास होता है ना। संपूर्ण सत्ता जो है केंद्र सरकार के पास होता है, वहीं संपूर्ण देश का शासन चलाता है। तो कौन चलाएगा कि एक जगह जो है केंद्र सरकार को ही पूरा दे देगा जिम्मेदारी की करिए। जैसे आपका जो है इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और आपका क्या होता है श्रीलंका होता है ना। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी करता है ना। जो केंद्र सरकार जो आदेश बोलेगा वही सबको क्या करेगा, मानेगा। अब देखिए संविधान प्रायः लचीला होता है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है ना। तो यहाँ पे वो जब चाहेगा, देखिए यहाँ पे क्या था, वो जो है अपने मर्जी से जो है कठोर संविधान होता है, अपनी मर्जी से परिवर्तित नहीं कर पाएगा। संघात्मक एकात्मक में देखिए वो अपना मर्जी से जब चाहेगा तभी क्या कर पाएगा, परिवर्तित कर पाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र किस तरह आपका जो है उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध सरकार का गठन करता है ना। तो आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, लिखिएगा लोकतंत्र जो है लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र किसका शासन होता है, लोगों का। लोकतंत्र द्वारा निर्माण होता है, लोकतंत्र द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है ना। लोकतंत्र सरकार जो होता है, हम लोग जो चुन करके जो वोट देके जो भेजते हैं वो हम लोग के लिए ही काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियाद विशेषताएं छिपी हुई है ना। इसके कथन में क्या है, बुनियाद विशेषताएं छिपी हुई है। तो कौन कौन विशेषताएं छिपी हुई है, देखिए यहाँ पे यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है ना। ऐसा सरकार कायदे कानून को मानती है। ऐसा सरकार क्या करती है, कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। और देखिए जिस दिन ऐसी सरकार का आपका जो है विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाए तो वहाँ हो जाता है, तो उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ता है ना। उसी दिन उसको क्या करता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि यह लोकतंत्र ही है जिसे सरकार जिम्मेदारी से काम करता है ना। ये लोकतंत्र में ही होता है जिसमें सरकार क्या करता है, जिम्मेदारी से काम करता है और लोगों के हितों में क्या करता है, ध्यान भी रखता है ना। अब देखिए लोकतंत्र में यह संभवतः बताता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उसकी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ना। कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र में ही आपका विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्र सरकार का निर्माण की आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शिता और आपका जो है जिम्मेदार बना सकता है। तो ये सब आपका यहाँ पे आंसर है ना।
अब देखिए यहाँ पे, और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र सरकार के बारे में ही बताया। लोकतंत्र सरकार जो है कि वैधता को संभवतः बताया जाता है, बताता है जब कोई भी सरकार अल्पतम में आ जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है ना, उसका जो समय रहता है वो समाप्त हो जाता है। अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब वह अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त करती है ना। यदि पूर्ण बहुमत से यदि जीतेगा तो वो अपना सरकार जो है बना पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखिए बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई नई सरकार नहीं बन सकती है ना। जब तक लोग जो है उसको अपने से चुन के नहीं डालेगा वोट उस पर, है ना, जब तक नहीं चाहेगा कि ये हम लोग का जो है नेता बने, तो ये अपना देश का सरकार जो है हमारे देश पे चलाए, तो तब तक कोई नहीं चाहे, तब तक ये सब नहीं बन सकता है ना। तो हम ही लोग के जो है मत से जो है ये सब अपना सरकार बनाता है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह चुनाव प्रक्रिया सरकार की पर मुहर लगाती है जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जो किस पे संभव है? लोकतंत्र में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में उपभोक्ता, है ना, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें, है ना। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आपको क्या करना है, इसमें आपको इसकी समीक्षा करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे आंसर कि उपभोक्ता आंदोलन अनेक प्रकार के ग्राहकों के उत्पादों, फिर उसके बाद आपका व्यापारियों और आपका दुकानदारों द्वारा अंधाधुन ठगने जाने के कारण शुरू किया गया है ना। ये आपको क्यों शुरू किया गया? जब बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, ठगी होने लगा। जब लोग इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकते थे, अब देखिए बर्दाश्त कर सकते थे, तो कभी उन्हें तेल, घी, शक्कर आदि में होने वाली मिलावट का सामना करना पड़ता था ना। जब ये नियम नहीं लागू था तभी जो है आदमी छोटा छोटा सामान में जो है ठगी करता था। अब यहाँ पे बताया कई बार कंकड़ वाली दालों और मसाले आदि पकड़ते थे, है ना। जो दाल में कंकड़ मिला दिया, वजन ज़्यादा करवा दिया, है ना। और जो है और यहाँ पे बताया कई बार उन्होंने कम तौल भी मिलता था, है ना। कभी उन्हें कम तौल भी मिलता था, परंतु हर बार उसने अनुचित दाम लिए जाते थे, और जो मन है वो दाम ले लिया जाता था। कहीं गांव में जो है कोई दुकान है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा दाम का, अगल बगल दुकान नहीं है, अभी शहर जाना पड़ेगा आपको सामान लेने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठगी होता था। अब यहाँ पे बताया हर चीज़ की कोई हद होती थी, है ना, कोई हद होती थी। हद से बाहर बढ़ जाने के बाद आंदोलन उठना पर्याय आपका जो है स्वाभाविक बन जाता है। अतः अंत में तंग होकर उपनिवेशिकों ने 1960 के दशक में इस आर्थिक शोषण के विरुद्ध अपना आंदोलन चलाया। अतः अंत में सरकार 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास करना पड़ा, है ना। तो लास्ट में जो है आपका उपभोक्ता जो है सुरक्षा अधिनियम पास हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका है। तो बैंक की आपको भूमिका बताना है ना। एक क्वेश्चन आपको बैंक से तो रहेगा, इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आपका जरूर रहता है। तो देखिए यहाँ पे भूमिका देखिए अब क्या क्या है। तो देखिए क नंबर में लिखा हुआ है, बैंक में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं, है ना। सही बात है, बैंक में आदमी क्या करता है, अपना जो बचत होता है उसको वहाँ पे रखता है। अब यहाँ पे जहाँ उस पर ब्याज प्राप्त होता है उस तथा पैसा सुरक्षित भी रहता है ना। तो पैसा कुछ बढ़ा करके भी मिलता है, और जो है हम लोग उस पर जो है सुरक्षित भी पैसा रहता है। अब यहाँ पे ख नंबर बताया, बैंक जरूरतमंदों को ऋण भी देता है। क्या देता है? ऋण भी देता है ना। यदि किसी को अर्जेंट पैसा का जरूरत है तो ऋण वो जो है कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा, अर्थात विकास का मार्ग आपका जो है प्रशस्त करता है ना। अब यहाँ पे देखिए गौ नंबर, बैंक में अधिक लोग जो है आप लोग का क्या बताया, काम में लगे होते हैं ना। इस प्रकार बैंक बेरोजगारी की समस्या को भी हल करने में मदद करता है। तो बैंक में जो है देखिएगा बहुत सारा एम्प्लॉयज़, बहुत सारा आदमी सब जो काम करता है, तो वहाँ पे जो है तो आदमी को रोजगार भी मिल रहा है ना। बैंक द्वारा मुद्रा की परिचालन को नियंत्रित करता है। बैंक जो है मुद्रा का परिचालन को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है ना। तो हमें जो है औपचारिक स्रोत को, जो औपचारिक ढंग से आदमी जो है ऋण ले, उसको जागरूकता हमको कैसे फैलाना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया ऋण के मुख्य दो स्रोत है, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। औपचारिक ऋण वह है जो बैंक से, सहकारी समितियों से प्राप्त होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण वे हैं जो साहूकार, व्यापारी, मित्रों और रिश्तेदारों से आदि से प्राप्त होता है ना। अब देखिए यहाँ पे औपचारिक ऋण में ब्याज दर प्रायः साधारण होता है, 8 से 10% होता है, जबकि अनौपचारिक में जो है 6 गुना अधिक मांगता है ना। ये जो है 6 गुना अधिक, जितना पैसा है उसका 6 गुना अधिक कर दीजिए, उतना आपको देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे औपचारिक जो होता है, देखिए औपचारिक स्रोत में ऋण लेने वालों का कोई शोषण नहीं होता, परंतु जो है अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने वालों को अनेक प्रकार के शोषण की शिकायत बनना पड़ता है। यदि किसान यह ऋण किसी व्यापारी से लेता है तो वह चाहेगा कि किसान उसे अपना अनाज सस्ते दामों में बेच दे, है कि नहीं। तो देखिए आपका सीधा बात है कि औपचारिक जो होता है, औपचारिक स्रोत है, वो आपको सिर्फ एक जो फिक्स % दे देगा, जिसके कारण से आपको जो है पैसा आपको ज़्यादा करके थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। और अनौपचारिक में क्या होता है, सीधा सीधी वो आपसे फ़ायदा लेने के लिए चाहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठाने के लिए चाहता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उपभोक्ता वितरण से पता चलता है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है, ताकि विभिन्न प्रकार की ऋण लेने वाले को सस्ती दर पे ऋण मिल सके और शोषण से भी उनका बचाव हो सके, है ना। मानव भी निश्चित रूप से ऋण बैंक से ही लेगा, ना कि साहूकारों से, क्योंकि ऐसे तो वह सूद की ऊंची दर से बचेगा, है ना। जो उस पर बहुत ज़्यादा जो सूद लगा देता है, बहुत ज़्यादा जो आपका जो सूद लगाता है, तो उससे भी बचेगा। और दूसरे वह साहूकार द्वारा अपनाए जाने वाले शोषण से भी बचेगा, है ना। तो ये देखिए आपका इस वीडियो का जो है 3 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। और ये आप लोग का जो है 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जितना आपको अभी 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दिया, वो सबको देखिएगा, और इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है आएगा। और जो है फिर से आपको बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको जो है सबसे पहले अपडेट आपको झारखंड बोर्ड का हम वहीं पर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।